एनडीसी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आर्मी अग्निवीर भर्ती के जो प्रैक्टिस सेट है उस पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो देखना, हमारा पोर्शन मैथ का पोर्शन रहेगा। पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास है x/2 माइनस x/3 बराबर 4। तो इसका सिंपल सा मेथड है, क्या है कि ऑप्शन है ना, उसमें से x का मान यहाँ पे पुटअप करके देख लो। ऑप्शन से जो मान है x का वो यहाँ पर पुटअप करके देख लो। अगर यहाँ सबसे पहले हम x का मान पुटअप करके देखते हैं 6, तो देखना 6/2 माइनस 6/3 इसके बराबर में अगर 4 आएगा ना, तो वो ही ऑप्शन हमारे लिए सत्य होगा। देखना 6/2, तो 6 में 2 का भाग देंगे 3, माइनस 6 में 3 का भाग देंगे 2, तो 1 आ रहा है। तो क्या 1 बराबर 4 होता है? क्या नहीं होता ना। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखना बी ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन चेक करते हैं तो 20/2 माइनस 20/3 बराबर क्या 4 आएगा? क्या देखना करते हैं। 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, माइनस 20 में 3। अब यहां से पॉइंटों में संख्या आ जाएगी। आपको पता है 20 में 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में संख्या आ जाएगी। लेकिन यहां पर तो हमारे पास पूरी संख्या है 4, पूरी है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारे पास कट गया। अब देखना इसका कोई मतलब ही नहीं है 29/5 का। तो यहां से डायरेक्टली हमारे पास अगर सोचे हैं तो कौन सा आंसर निकल गया? डी बराबर 24 रख के देख लेते हैं। देखना x का मान 24 रखते हैं तो 24/2 माइनस 24/3 इसके बराबर अगर 4 आएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी हमें पता चल गया 24 में अगर 2 का भाग देंगे तो 12, माइनस 24 में 3 का भाग देंगे तो 8, 12 में से 8 गए तो 4। देखना यहां से ये ऑप्शन रखने पर 4 आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास चॉइस हो गया। अब देखना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमारे पास क्या होगा। देखना ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी ऋणात्मक संख्या है उसका वर्ग करते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है? उस संख्या की घात 2 घात होती है। तो देखना 2 घात होगी, जैसे -2 का वर्ग करेंगे तो -2 को 2 बार गुणा करेंगे। जब माइनस माइनस आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब धनात्मक संख्या आएगी। अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग हमारे पास क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है? धनात्मक होता है। अब देखना तीसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखना हमें पता है, याद रखना है सीधा सा, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणा आधार हमारे पास 5 है, ऊंचाई हमारे पास 8 है, तो ये कट जाएगा 2 से। जब 2 का भाग 8 में देंगे तो 4, और 5 और 4 को गुणा करेंगे तो 20। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकल के आ गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो गया। अब देखना, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो ये इसमें एक टेबल होती है, वो आपको याद रखनी है। अगर आप इसमें से पक्का क्वेश्चन आ जाएगा आपके एक आर, और आर का मतलब त्रिज्या, व्यास क्या होती है? त्रिज्या का दुगुना, तो बोल सकते हैं 2r। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल πr²। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? वृत्त की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वृत्त की बात कर रहे हैं, कि वृत्त की त्रिज्या, व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। परिधि का सूत्र हमारे पास 2πr होता है, और क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr²। किसका क्षेत्रफल होता है?
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब त्रिज्या अगर हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है, यहां से देखना, त्रिज्या अगर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है तो व्यास व्यास कितना होगा, हमें पता है व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 7 का दुगुना 14 सेंटीमीटर। अब परिधि कितनी होगी, देखना परिधि 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 14, 2 बार कट गया। यहां से देखें तो 88, कितना 88, परिधि कितनी हो गई हमारे पास 88 हो गई। ठीक है, अब देखना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना 7 गुणा 7, तो 22 संतु 154। यहां से देखना क्या वृत्त का क्षेत्रफल 154 है ना, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी हमारे पास 7 होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। अब देखना 5 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, अर्थात त्रिज्या का दुगुना, इसको ऐसा बोल सकते हैं ना 2 गुणा आर, ये क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है 42 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से हम आर का मान, त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, होती है ना, व्यास की आधी त्रिज्या होती है हमारे पास। अब हमें यहां से क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। पिछले वाले क्वेश्चन में बात हो गई कि वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास 2πr होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल का क्वेश्चन हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि अगर हम यहां से ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास कितना 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66, 66 को 2 से गुणा करेंगे तो 132, मतलब वृत्त की परिधि कितनी निकल के आ गई हमारे पास, वृत्त की परिधि निकल के आ गई हमारे पास 132। एक बार और देखना, 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 3 से गुणा किया तो 132, क्या निकल के आ गई वृत्त की परिधि। अब वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई का मान हमारे पास 22/7 गुणा आर का मान हमारे पास कितना है, त्रिज्या हमारे पास है 21, तो 21 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 21 गुणा 21। अब देखना 7 तिया 21, अब इसको गुणा करेंगे 22 तिया 66, 66 गुणा 21। अब 66 को 21 से गुणा करना है, तो देखना 66 को 21 से गुणा करते हैं, आप अपने हिसाब से गुणा कर लो, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं। कितना 1386, कितना आ गया वृत्त का क्षेत्रफल 1386। तो देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये रहा सी ऑप्शन, क्योंकि वृत्त की परिधि हमारे पास 132 और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 1386। ठीक है, अब अगले वाला क्वेश्चन हमारे पास है ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तथा ए व सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखना इसका शॉर्ट मेथड किस प्रकार है, इसका शॉर्ट मेथड है कि पहले हमें लिखना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल काम आ जाएगा कि हमारे पास टोटल काम है कितना। एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, यहां से देखना, अगर हम याद करें 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा।
कैसे ज्ञात करते हैं देखना, एलसीएम, वरना एलसीएम तो ज्ञात करना आता ही होगा आपको, याद कर लेना, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 60। अब क्या करना है, इस 60 में ये 60 हमारे पास क्या आ गया, काम आ गया, 60 काम आ गया। अब ये जो 60 काम है वो ए बी और सी, ए बी सी कितना कर देंगे 6, 60 में किसका भाग देना है 10 का, और ए और सी कितना कर देंगे 4। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 6 इकाई काम करते हैं और ए और सी 4 इकाई काम करते हैं। तो देखना यहां से ऐसा लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी 6 इकाई काम करते हैं और ए प्लस सी 4 इकाई काम करते हैं। तो देखें यहां से अगर हम देखें तो ए प्लस सी, इसको ऐसे लिख दूं मैं, ए प्लस सी प्लस बी बराबर 6। अब यहां से ए प्लस सी का मान 4 है, वो यहां पर रख देते हैं, 4 प्लस बी बराबर 6। तो इसका मतलब बी बराबर कितना आ गया 2 इकाई, मतलब बी है वो एक दिन में 2 इकाई काम करता है। बी एक दिन में कितना इकाई काम करता है 2 इकाई काम करता है। तो उसको 60 काम करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे, एक दिन में 2 इकाई काम करता है तो 60 काम करने के लिए उसको कितना वक्त लग जाएगा, 60 में 2 का भाग देंगे तो इसका मतलब कितने दिन लग जाएंगे उसको, 30 दिन लग जाएंगे। तो कौन सा आंसर है हमारे पास, ये रहा। अब ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले आपको ये टॉपिक है जो टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो गहनता से पढ़ना होगा, उसके बाद ये सही ढंग से क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर यहां से आपने सही ढंग से समझ लिया है तो ठीक है, वरना एक बार और देखना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 दिन में वो काम करते हैं और a प्लस सी दोनों a व c मिलकर 15 दिन में करते हैं। उसके बाद में हमने एलसीएम लिया है, उसके बाद में क्या किया है कि a प्लस बी प्लस सी टोटल 60 काम है तो एक दिन में 6 इकाई काम करते हैं, 60 काम था तो एक दिन में 6 इकाई काम करते हैं तीनों मिलकर, और a और c ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 इकाई काम करते हैं। तो हमने क्या किया, a और c का मान इसके अंदर पुटअप कर दिया। a और c का मान कितना है 4, 4 प्लस b बराबर 6, ठीक है। तो b कितने एक दिन में कितने इकाई काम कर रहा है, यहां से 2 इकाई काम कर रहा है, एक दिन में 2 इकाई काम कर रहा है तो 60 काम करने में उसको कितना समय लगेगा, 30 दिन का समय लगेगा। 60 में 2 का भाग दे दिया। अब देखना इससे अगले वाला क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो इससे अगले वाला क्वेश्चन हम करते हैं। क्या बोल रहा है अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि कमरे की चौड़ाई 6 मीटर, लंबाई 10 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है, तो दीवारों पर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से पेंट करना हो तो कुल खर्चा हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है पेंट तो दीवारों पर ही करते हैं, कलर करते हैं तो दीवार पर ही करते हैं। तो कमरे की जो दीवार है, कमरे की चारों दीवारों पर, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें ये फॉर्मूला हम काम लेंगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। क्यों लिया है यही फॉर्मूला हमने काम में, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल? ये इसलिए लिया है कि हम अगर पेंट करते हैं तो कमरे की जो 4 दीवार होती है उसी पर तो पेंट करते हैं, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब 2 गुणा लंबाई का मान हमारे पास है 10, चौड़ाई का मान हमारे पास है 6, गुणा ऊंचाई हमारे पास है 5, 2 गुणा बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब 10 और 6 16, बाद में ये गुणा 5, इसको गुणा करेंगे तो 2 और 16 को 32 गुणा 5, 32 को 5 से गुणा करेंगे 160। अब ये क्या बोल रहा है, ये तो हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब ये बोल रहा है अगर दीवारों पर प्रति मीटर 10 रुपए पेंट करते हैं तो खर्चा आता है प्रति मीटर,
तो देखना ये हमारे पास कितना मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर है प्रति मीटर स्क्वायर। हर 1 मीटर स्क्वायर पर 10 रुपए का खर्चा आता है। तो 160 मीटर जो स्क्वायर है उस पर कितना खर्चा आ जाएगा हमारे पास, 160 को किससे गुणा कर देंगे, 10 से। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 10 रुपए का खर्चा है तो 2 मीटर स्क्वायर पर 2 गुणा 10 20 का, 3 मीटर स्क्वायर पर 30 का। इसका मतलब 160 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आ जाएगा, 160 को 10 से गुणा कर देंगे, मतलब 1600 रुपए का टोटल हमारे पास खर्चा आ जाएगा। अब देखना इससे अगले वाला क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। अभी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 4096 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसकी सहायता से आप घनमूल याद कर सकते हो। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना। गुणा करने पर अगर किसी संख्या को इनमें से हमारे पास 4096 आ जाता है तो वही इसका आंसर होगा। अगर हम 24 को अगर आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो 4096 आता है तो 24 इसका आंसर होगा। 17 को गुणा करते हैं तो 17 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर 16 को, अगर हम 16 है इसको 3 बार गुणा करेंगे ना तो हमारे पास 4096 आएगा। इसका मतलब 4096 का घनमूल हमारे पास 16 है। अब देखना, एक दुकानदार 20 किलो चीनी को 300 रुपए में खरीदता है और 8% लाभ पर बेचता है। तो 8% लाभ पर पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचेगा। तो देखना, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। अब ये 8% लाभ पर बेचने की बात कर रहा है तो 8% लाभ किस पर निकलता है, वो लाभ किसके ऊपर निकालेगा, क्रय मूल्य पर निकालेगा। तो यहां से हम देखेंगे क्रय मूल्य पर निकालेगा तो क्रय मूल्य 300 है और 300 का 8% निकालें, 300 का 8%, 300 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 रुपए। मतलब उससे कितने रुपए का लाभ कमाया उसने, 24 रुपए का लाभ कमाया। 300 रुपए में खरीदी और 24 रुपए का लाभ कमाया। तो आप ही बता दो कितने रुपए में बेचा उसको, 300 में 24 रुपए, 324 रुपए में उसको उसने बेचा है। मतलब ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब देखना इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है 10x माइनस 4x² में से 8x² माइनस 2x को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, x² के पद के नीचे x² के पद लिख लेंगे और x वाले पद के नीचे x वाले पद लिख लेंगे। तो 4x² के नीचे 8x² का पद और ये माइनस का 2x। अगर घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं के निशान चेंज हो जाते हैं, ये आपको पता है। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस वाली संख्याएं हैं ये आपस में जुड़ेंगी। 4 और 8 12x² और ये माइनस का निशान, ये प्लस प्लस वाली आपस में जुड़ जाएंगी। तो 10 और 2 12, तो माइनस 12x² प्लस 12x कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 11 है साधारण ब्याज पर 6% की दर से 2 साल के लिए, साधारण ब्याज पर 6% की दर से 2 साल के लिए 5000 रुपए का हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन क्या होता है, जिस रुपए को हम उधार देते हैं, जिस राशि को हम उधार देते हैं किसी को, वो मूलधन होता है। दर होता है कि जिस रेट पर हम उधार देते हैं वो दर। तो दर यहाँ पर 6% है, समय यहाँ पर 2 है और 5000 रुपए हमने उधार दिए हैं तो इनका हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो इस सूत्र में मान पुट अप कर दो। मूलधन कितना 5000 गुणा दर का मान 6 गुणा समय कितने साल के लिए दिए, 2 साल के लिए, बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 50 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 300, 300 को 2 से गुणा करेंगे तो 600। मतलब 2 साल में उसने 5000 रुपए की जो धनराशि है इसके ऊपर कितने रुपए का ब्याज कमा लिया, उसने 600 रुपए का ब्याज इस पर अर्जित कर लिया। कितने रुपए का ब्याज अर्जित कर लिया, 600 रुपए का ब्याज इसने अर्जित कर लिया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो देखना कैसे ज्ञात करेंगे।
12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास अमाउंट जो मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय। ये किसका होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का होता है। अब देखना मूलधन कितने रुपए की राशि है, 12,000 रुपए की राशि है, तो मूलधन 12,000, 1 प्लस दर की बात करें तो कितने दर पर, 5% पर, तो 5 बट्टे 100 कितने समय के लिए, कितने समय के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए, तो देखना ये 2, ठीक है। अब देखना इसको करते हैं तो 12,000 1 प्लस, अब दर बट्टे ये 100 है तो इसको काट सकते हैं ना, ऊपर भी 5 का भाग जा रहा है, नीचे भी 5 का भाग जा रहा है, तो 5 में 5 का भाग दिया 1, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20, तो ये 1 प्लस 1 बट्टे 20 की पावर 2। अब देखना 12,000, क्या इसको 21 बट्टे 20 लिख सकते हैं ना, 21 बट्टे 20 कैसे, 20 एलसीएम आया। अब एलसीएम आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, का स्क्वायर 12,000 गुणा, अब इसका वर्ग है तो ये कितनी बार आ जाएगा, 21 बट्टे 20 गुणा 21 बट्टे 20, 2 बार आ गया, ठीक है। 1 0 से ये 0 गया, 1 0 से ये 0 गया, ठीक है। तो देखना 2 गुणा 2 कितने, 4, 4 4 तिया 12, 2 गुणा 2 4, ये 4 और ये 4 तिया 12, तो नीचे तो बच गया 1, यहां पर क्या बच गया हमारे पास, 3 गुणा 21 गुणा 21, 21 को 21 से गुणा करते हैं 441, 441 को 3 से गुणा कर दो 3, 12 को 2 हासिल की 1, 12 1 13, मतलब 1323, क्या आ गया हमारे पास, 1323, हमारे पास क्या आ गया 1323। देखना यहां पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी, यहां पे हमने एक 0 छोड़ दिया था, 2 0 से तो 2 0 कट गए थे, 1 0 कहां गया था, ये देखना यहां पे कितना 30, 1 0 हमने छोड़ दिया था, ये 30, तो यहां पे भी 30 आएगा, तो यहां पर भी 1 0 और आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 13,230, ये कितना, ये क्या आ गया हमारे पास, मिश्र धन आ गया, क्या आ गया, मिश्र धन बराबर हमारे पास आ गया 13,230, क्या आ गया, मिश्र धन। और हमें पता है कि मिश्र धन बराबर, हमें ज्ञात क्या करना है, अरे ज्ञात क्या करना है, हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्र धन हमारे पास आ गया 13,230। अब ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, मूलधन घटा देंगे, मूलधन कितना है 12,000, 0 3 2 1, 1,230 रुपए हमारे पास क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। अब देखना क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, a की घात 8 बट्टे a की घात 7 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखना इसमें कुछ नहीं है कि अगर भाग में अगर सेम संख्या पर घात होती है ना, तो उस घात को अगर ऊपर ले जाते हैं ना, तो वो घात आपस में घट जाती है, वो घात आपस में घट जाती है। या फिर इसको ऐसा कर लो कि हमारे पास है कि a की घात 8 बट्टे a की घात 7 इस प्रकार है, ठीक है। एक तो मेथड ये है कि जब भाग में सेम संख्या पर घातें होती है ना, तो घात को अगर ऊपर ले जाते हैं ना, तो वो आपस में घट जाती है। तो a की घात 8 माइनस 7 हो जाएगा, तो 8 में से 7 गया तो 1, तो a की घात 1 का मतलब a, या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं कि a ऊपर a कितने हैं 8 है, नीचे 7 है, तो 7 a से तो 7 a कट ही जाएंगे, कितना a बचेगा, 1 a बचेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, a आएगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजन किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है कि टोटल 182 रुपए हमारे पास दिए गए हैं, ऐसा मानो
इसको 4 भागों में हमें डिवाइड करना है। कितने भागों में? 4 भागों में, 3:5:4:1, वो इसका न्यूनतम भाग हमें पूछ रहा है। तो इनमें से जो अनुपात न्यूनतम है वही तो इसका न्यूनतम भाग होगा। लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि इसका आंसर 1 ही आएगा। अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, 182 में इनको टोटल करेंगे, इनका टोटल करेंगे, क्योंकि ये जो टोटल जो रुपए हैं वो इनके अनुपातों का टोटल ही तो है। अगर इनका टोटल करें 3 + 5 + 4 + 1 तो 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 1 13। जब 182 में 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, असल की 5 और 13 चौके 52, तो इसका मतलब 14 आ गया। 1 का मान हमारे पास 14 आ गया। तो देखना न्यूनतम है भी कितना, 1, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। अब एक सप्ताह में आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अरे पता ना, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और कितने दर्जन केलों की आवश्यकता है, इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि 7 दिन में 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है। बोल सकते हैं ना 7 दिन में 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है, तो एक दिन में कितने केलों की आवश्यकता होगी, कितने केलों की आवश्यकता होगी, ऐसा बोल सकते हैं कि 28/7। इसका मतलब 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 दर्जन केलों की आवश्यकता होगी एक दिन में। अब देखना 4 दर्जन केले हैं, इसका मतलब एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं। एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। तो 4 दर्जन में कितने केले हो जाएंगे, 4 × 12 48 केले हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना। मतलब एक दिन में कितने केलों की आवश्यकता होती है, यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि एक दिन में 48 केलों की आवश्यकता होती है। तो यहां से देखना, अब ये हमें कितने दिनों की पूछ रहा है, 47 दिनों के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। इसका मतलब एक दिन में अगर 48 किलो की आवश्यकता है तो 47 दिन में कितनी होगी, 47 दिन में कितनी होगी, 47 को 48 से गुणा कर देंगे। जब इसको आपस में गुणा करते हैं तो देखना, गुणा करते हैं तो कितना आएगा 47, इसको मैं अपने हिसाब से गुणा करता हूं, कितना आएगा 2256। ठीक है, ये गुणा करके आप देख लेना कितना आया 2256। ये देखना हमने मैथ का पेपर सेट है वो देख लिया है। अब इससे अगला जो मैथ का पेपर सेट है वो हम इससे अगले वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।